ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर संदेह है। लेबनान का मुद्दा बनेगा क्या सबसे बड़ी बाधा? लेबनान में सीज फायर नहीं चाहता है इजराइल। हॉर्मूज और यूरेनियम संवर्धन को लेकर भी संकट है। युद्ध के हट जाने को लेकर भी अटक सकती है डील। यानी वो तमाम अहम मुद्दे जो ईरान की तरफ से सामने रखे गए हैं, उनमें बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई राय बनना मुश्किल है। तो लेबनान पर क्या मुद्दा अटक जाएगा? लेबनान पर क्या बातचीत अटक जाएगी? क्या और तमाम मुद्दे, चाहे वो यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा हो, उस पर बातचीत अटक जाएगी? एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान पर स्पेन ने बयान दिया है, लेबनान को गाजा न बनने दें। लेबनान में गाजा जैसी तबाही हो रही है, यानी जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं वो गाजा जैसी तबाही की तरफ इशारा करते हैं। और अब दुनिया को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो लेबनान को एक और गाजा न बनने दे। ये स्पेन का रुख है। तो लेबनान में सीज फायर, क्या ईरान का मकसद क्या है इसके ज़रिए? देखिए, बड़ी बात यह है कि समर्थित मिलिशिया यहाँ पर है, हिजबुल्लाह पर हमले रुकें ये चाहता है ईरान। इसके अलावा लगातार हमलों से हिजबुल्लाह की ताकत कमज़ोर हो रही है। हिजबुल्लाह के खात्मे से ईरान पर सुरक्षा खतरा बढ़ेगा, क्योंकि इजराइल पर एक तरह का दबाव हिजबुल्लाह की वजह से लगातार बना रहता है। लेबनान की आंतरिक राजनीति में पकड़ कमज़ोर हो जाएगी ईरान की अगर हिजबुल्लाह कमज़ोर होता है। हिजबुल्लाह ख़त्म होता है तो ईरान को क्षेत्रीय नेटवर्क टूटने का डर भी है। लेबनान और यमन पर हमले रुकवाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है ईरान। ये संदेश देना चाहता है कि उसके जो प्रॉक्सी हैं, उसके साथ जो मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा को भी वो सुनिश्चित कर सकता है, उसको इंश्योर कर सकता है। हमारे साथ गुलाम अब्बास मौजूद हैं। पाकिस्तान में लेकिन क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। गुलाम अब्बास साहब, एक अहम तस्वीर, आसिम मुनीर स्वागत करने के लिए पहुंचे दोनों डेलीगेशन का। आसिम मुनीर और इसाक डार ने स्वागत किया, ईरानी डेलीगेशन का भी, जेडी वैंस का भी। आसिम मुनीर ही हैं क्या सबसे अहम किरदार इस पूरे इस्लामाबाद टॉक्स के पीछे? आपका माइक म्यूट है गुलाम, अगर आप अपने माइक को अनम्यूट करेंगे तो आप। सॉरी जी, कैन यू हियर मी? जी, आई कैन। जी, बहुत शुक्रिया सुमेरा। पहली बात तो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बिल्कुल बहुत अहम रोल है इनका इस पूरे प्रोसेस में। और ये आज जो इस्लामाबाद में ईरान और यूएस के डेलीगेशंस बैठ रहे हैं एक दूसरे के आमने सामने, उसमें अगर जो एक बंदे का मेन रोल की बात की जाए तो वो आसिम मुनीर ही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनसे बहुत ज्यादा राब्ते में थे। और अमेरिका में इस वक्त जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है आसिम मुनीर पे। और यही वजह है कि जब इसराइल ने लेबनान पर सीज फायर अनाउंस होने के बाद अटैक किया तो आसिम मुनीर ही थे जिन्होंने दोबारा फोन किया ईरान की लीडरशिप को और उनको कायल किया कि आप रिटेलिएट ना करें, जिसकी वजह से उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई कि आप रिटेलिएट ना करें फिलहाल और सीज फायर और पीस को टाइम दें, उसकी वजह से हमने रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन आज अगर इस्लामाबाद की बात करें, देखिए ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों कंट्रीज इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पहली दफा अमेरिकन और ईरानीज इतना बड़ा डेलीगेशन एक दूसरे के आमने सामने बैठने वाला है। हमें इस चीज को जहन में रखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर जेडी वैंस और अमेरिका का इतना बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है, जब आप देख रहे हैं विजुअल्स में, जब पाकिस्तान आ भी चुका है और अब मुज़ाकरात भी हो रहा है, तो हमें इस मुज़ाकरात को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुज़ाकरात अब किस रुख जाएंगे। ये डेलीगेशन भी चाहेगा कि वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाए, और वो जो लेके जाना चाहेगा वो पीस के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त, आप ये देखें कि ईरान वार के बाद इसराइल की तरफ से जो बात शुरू हुई, उसके बाद अमेरिका उसके साथ आया, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में एक डिवीजन हमने देखी है। आज भी वेटिकन और वाशिंगटन में जो डिस्टेंस है वो कितना बढ़ता जा रहा है, आज पूरी दुनिया में जो डिस्टेंस है वो कितना बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी कामयाबी इतनी है कि अगर आज ये दोनों डेलीगेशन आमने सामने बैठकर बातचीत शुरू करते हैं, वही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यानी यहाँ से उम्मीद की जानी चाहिए, पूरी दुनिया को उम्मीद भी है ये कि शांति का रास्ता ही निकले। लेकिन एक और तस्वीर, हम क्योंकि बात कर रहे थे और गुलाम अब्बास से मैंने पूछा भी सवाल आसिम मुनीर के रोल का। रोल तो ठीक, लेकिन देखिए हम दो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। कल रात जब वो स्वागत करने के लिए पहुंचे थे ईरानी डेलीगेशन का, तो वो अपने फटीक्स में थे, यानी आर्मी यूनिफॉर्म में थे। और आज जब वो स्वागत करने के लिए पहुंचे तो वो सूट में थे, फॉर्मल अटायर में थे। ये जो दोनों पक्ष हैं उनके,
इसका क्या मतलब है? पहले अश्विंदर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी और उसके बाद फिर मनीष मैं आपसे भी इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। अश्विंदर जी, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आसिम मुनीर ही वो जनरल थे जिन्होंने कॉल किया था ट्रंप को। तो वार्ता जो ये शुरू हो रही थी मीडिएशन की, तो उसमें सबसे ज्यादा इनिशिएटिव खुद आसिम मुनीर ने लिया है। लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कभी भी जनरल्स फॉरेन रिलेशंस में इंटरवीन नहीं करते जितना आसिम मुनीर कर रहे हैं। तो लेकिन मनीष, जो उनका अटायर बदला क्योंकि डिप्लोमेसी में तो हर बात के अहमियत है। किस तरह से वो ईरानी डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए पहुंचे, किस तरह से वो जेडी वांस का स्वागत करने के लिए पहुंचे, दोनों में अंतर था। इस अंतर का संदेश क्या है? बिल्कुल, देखिए यही पाकिस्तान के दो चेहरे हैं कि एक वर्दी वाला जनरल मुनीर जाकर ईरान से मिलता है और सूट बूट पहनकर जनरल मुनीर जो है सो जेडी वेंस से मिलते हैं। याद है आपको, जेडी वेंस ने कहा था यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि आप सूट पहन के क्यों नहीं आए हैं? बस वही वाली बात है कि यहाँ जनरल मुनीर बता रहे हैं कि मेरे पास सूट है। देखिए सीधी सी बात है, किसी ईरानी व्यक्ति से भी पूछिए कि क्या वो पाकिस्तान पर अभी भरोसा कर रहा है, या पाकिस्तान क्या अमेरिका के कहे बगैर या अमेरिका से पूछे बगैर कुछ यहाँ पर करने की स्थिति में है। तो हर किसी को पता है, ये ईरानी डेलीगेशन का बड़प्पन है कि उनको ये पता है कि पाकिस्तान अमेरिका के ही हाँ में हाँ मिलाएगा, उसी के हिसाब से चलेगा। तब भी ईरानी डेलीगेशन ने ये रिस्क लिया कि वो पाकिस्तान की सरजमी पर पहुंचे हैं। आज की तारीख में अगर जेडी वेंस कह दें कि ये डेलीगेशन के लोगों को वापस नहीं जाने देना है, तो आपको लग रहा है कि जनरल मुनीर मना कर पाएंगे? और दूसरी बात आप देखिए, जेडी वेंस जैसे ही विमान से उतरते हैं और जनरल मुनीर सूट पहनकर वहां उनसे वेलकम करने जाते हैं, दोनों के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, किस तरह से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जेडी वेंस मास्टर की तरह उनको हिदायत दे रहे हैं और वो बड़े खुश होकर सारी बातें मान रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब शहबाज शरीफ को कह रहे थे व्हाइट हाउस में चलो उठ जाओ, तो वो उठ गए थे, बैठ जाओ तो बैठ गए थे। वही ठीक स्थिति यहाँ पर है। तो दरअसल अमेरिका के लिए पाकिस्तान इस वक्त वो फैसिलिटेट कर रहा है जो अमेरिका ने कहा था। यही इस वॉर की हकीकत है। और जो दूसरी बात है कि जब नेगोशिएशन के टेबल पर दोनों आएंगे तो देखिए सबसे बड़ा चेंज क्या है, सबसे बड़ा चेंज है। दोनों मुस्कुरा रहे हैं। मैं दोनों का पक्ष लूंगी। गुलाम साहब के पास ज्यादा जानकारी है। मैं लूंगी, दोनों का पक्ष लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल की करीब 1 बजे मुलाकात होगी, शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी ईरानी प्रतिनिधिमंडल की। दोपहर करीब 1 बजे ईरानी टीम ने सेना प्रमुख से कल बातचीत की थी, जो कल रात हुई थी। दोनों के बीच मुलाकात और बातचीत तब जब आसिम मुनीर स्वागत करने के लिए पहुंचे थे ईरानी डेलीगेशन का। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात तब नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री से उनकी आज मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के आसपास तो डेलीगेशन की मुलाकात शहबाज शरीफ से होगी और उसके बाद जेडी वांस की भी मुलाकात होगी शहबाज शरीफ से। लेकिन वार्ता से पहले ईरान को ट्रंप ने धमकी दी है, यानी ट्रंप अपने जो स्टाइल है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जो वो कहते हैं, उससे वो पीछे नहीं हट रहे हैं। वार्ता के लिए ईरान जिंदा है, ये कहा है ट्रंप ने, यानी ईरान के ये तमाम नेता जिंदा इसीलिए ताकि वो वार्ता कर सके। ईरान के पास कोई विकल्प है नहीं, ये कहना है ट्रंप का। और वार्ता के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें 1-2 दिन चल सकती है शांति वार्ता, यानी बहुत जल्दी कुछ हो पाए इस वार्ता से। आज ही कुछ खबर निकलकर सामने आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ये वार्ता 1 या 2 दिन चल सकती है, क्योंकि आज दोपहर कम से कम 1-2 बजे तक तो ये मुलाकात होने ही वाली है और उसके बाद वार्ता की शुरुआत होगी। बड़े डेलीगेशन लेकर पहुंचे हैं दोनों जो डेलीगेशंस हैं। जो ईरानी डेलीगेशन है उसमें लगभग 71 लोग हैं, जिसमें मीडिया और तमाम और जो सेगमेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो विभाग हैं, उनके लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत कुछ बातचीत है करने के लिए।